सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज जिस प्रकरण पर हम अध्ययन करेंगे वो BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों के बारे में, उनके परिचय के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने रीतिकालीन जो कालखंड है, कालावधि थी, उसका उद्भव पढ़ा था। उद्भव के बाद हमने रीतिकालीन प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। और आज जो रीतिकालीन जो कवि हुए हैं, रीतिकाल लेखन करने वाले जो कवि हुए हैं वो कौन कौन से कवि हैं, प्रमुख कवियों के बारे में यहाँ थोड़ा हम संक्षिप्त परिचय यहाँ देखेंगे। तो आज सर्वप्रथम हम देखेंगे केशव। आज जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है केशवदास। यहाँ जिनको पढ़ेंगे वो है केशवदास। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। केशवदास का जो कार्यकाल है वो 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक रहा है। ठीक है ना। अब रीतिकालीन जो कालखंड था, जो काव्यधारा थी, उसके ये प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं, प्रथम आचार्य कहे जाते हैं, है ना। तो ये प्रथम यानी रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि, ये रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि थे। यद्यपि रीति ग्रंथों की परंपरा साहित्य में प्रवृत्त हो गई थी। साहित्य में रीति कालीन जो प्रवृत्तियां हैं, रीति ग्रंथों की जो परंपराएं साहित्य में बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर जो सांगोपांग निरीक्षण किया गया, उसमें जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में काव्य प्रवृत्तियों के जो सांगोपांग विवेचन किया गया था, तो उस विवेचन को करने वाले सर्वप्रथम जो कवि थे वो कौन थे? केशवदास थे आचार्य। यानी केशवदास को सर्वप्रथम रीतिकाल का प्रथम आचार्य कहा जाता है। प्रथम आचार्य इसको कहा जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। आचार्य कवि यानी प्रवर्तक, इनको हम प्रवर्तक भी कहते हैं। आचार्य लाक्षणिक ग्रंथ और काव्यांग निरूपण से संबंधित ग्रंथों की रचना करने वाले ये प्रथम कवि हैं। कहने का मतलब है कि रीति ग्रंथों की रचना करने का जो अगर हिंदी साहित्य में किसी को श्रेय जाता है तो वो हैं कौन? वो हैं केशवदास जी। केशवदास को रीतिकाल में रीति काव्य लिखने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है, इसलिए उनको रीति ग्रंथों को, लाक्षणिक ग्रंथों को लिखने का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है ना, लाक्षणिक ग्रंथों को प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की। एक तो कवि प्रिया, दूसरा है रसिक प्रिया, तीसरा है छंदमाला। ग्रंथ और भी लिखे, लेकिन जिन ग्रंथों के आधार पर इन्हें रीतिकालीन आचार्य माना जाता है वो प्रमुख ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला।
ठीक है ना, इन 3 ग्रंथों, और इन 3 ग्रंथों का हम संक्षिप्त यहाँ परिचय देंगे, जिससे कि केशवदास के बारे में ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये रीतिकाल के प्रमुख आचार्य थे, प्रथम आचार्य थे। तो सबसे पहले हम कविप्रिया के बारे में देखते हैं। कविप्रिया क्या है? कविप्रिया 1601 ईस्वी में, कविप्रिया 1601 ईस्वी में ये प्रकाशन में आई, ठीक है ना, 1601 ईस्वी में इसे लिखा गया, इसका प्रणयन हुआ। और इसमें 16 प्रभाव थे, 16 प्रभाव, 16 प्रभाव। कविप्रिया में 16 प्रभाव थे। 16 प्रभाव का मतलब होता है अध्याय, सर्ग, है ना। तो इसमें पहले, यानी प्रभाव का मतलब होता है अध्याय, सर्ग, ठीक है ना, खंड, काल। तो कहने का मतलब है, ये ध्यान रखना है कि कविप्रिया में 16 प्रभाव थे। 1601 ईस्वी में ये अस्तित्व में ये लिखी गई कविप्रिया, ठीक है ना। और इसमें 16 ही सर्ग थे। और इसमें सर्वप्रथम क्या हुआ, यानी आलंकारिक, यमक, यमक अलंकार, यमक अलंकार व काव्यांग विवेचन, यमक अलंकार पर वृत्त, यानी कहने का मतलब है 11 से 14 जो प्रभाव थे वो यमक अलंकार के और इसके सिद्धांतों के विशेषताओं पर यमक अलंकार को विस्तृत रूप से समझाया गया है, 11 से 14, ठीक है ना। और 15 और 16 इनमें काव्यांग निरूपण हुआ है, काव्यांग निरूपण हुआ है। प्रथम जो सर्ग हैं इनमें गणेश वंदना, स्तुति वगैरह आदि, मंगलाचरण वगैरह हैं। लेकिन एक एक कहने का मतलब है कि कविप्रिया, इसमें अलंकारों और काव्यांग निरूपण बहुत ही विस्तृत रूप से इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो ये कविप्रिया एक महत्वपूर्ण कृति रही है केशवदास की। केशवदास, इसी कृति में केशवदास ने अलंकारों के बारे में बताया था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण भिन्न विराजती कविता वनिता मित्र, है ना। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो कविप्रिया की ही है। इन्होंने कहा कि यद्यपि अच्छी जाति की, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे कुल में अच्छे रूप रंग वाली कोई भी महिला, अच्छे कार्य करने वाली, चाहे कोई किसी प्रकार की, चाहे कोई महिला ऊंचे कुल में जन्म के ना ले ले, अच्छे गुणवान, सर्वगुणवान के ना हो, अच्छी जाति की के ना हो, रूप सौंदर्य में उसका रूप सौंदर्य उत्तम हो, अच्छे कार्य करने वाली हो, लेकिन अलंकारों के बिना वो फीकी लगती है। अलंकारों के बिना, चाहे वो कविता हो, क्योंकि काव्य में अलंकार नहीं है तो काव्य चमत्कृत नहीं होगा। वनिता यानी स्त्री हो, तो स्त्री को पास अगर गहने नहीं है, अलंकार नहीं है, तो उसकी सौंदर्य में वृद्धि नहीं की जा सकती। मित्र, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, है ना। ये तो था क्या, कविप्रिया के बारे में। कविप्रिया में यद्यपि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, क्योंकि उनके जो शैली है वो बड़ी क्लिष्ट शब्दों की है। उनके काव्य को कठिन काव्य कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने उनके काव्य को कठिन काव्य कहा है, इसलिए कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है उनको। और उन्होंने कई उपजीव्य ग्रंथों का सहारा लेकर कविप्रिया का प्रणयन किया था, कविप्रिया को लिखा था। वो उपजीव जो ग्रंथ थे
एक तो अलंकार शेखर था और एक कल्पलता वृत्ति था, काव्यादर्श था, दंडी का अलंकार सूत्र था। इनको आधार मानकर इन्होंने कवि प्रिया जैसे एक महान ग्रंथ का प्रणयन किया था। ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं रसिक प्रिया की तरफ। रसिक दूसरा ग्रंथ जो हम पढ़ेंगे वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया इसका जो कालखंड रहा है वो रहा है 1591 ईस्वी। 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया का कालखंड रहा, यानी 1591 रसिक प्रिया लिखी गई केशवदास के द्वारा। और इसमें भी कितने 16 प्रकाश थे। इसमें प्रकाश थे, उसमें प्रभाव थे, इसमें 16 प्रकाश थे। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश थे। अब देखिए इसमें नाई का भेद का विवेचन इस ग्रंथ में केशवदास ने नाई का भेद का विवेचन किया है ना। श्रृंगार से, उत्तम श्रृंगार को लेकर नाई का भेद, यानी नायिका के संपूर्ण शारीरिक रूप सौंदर्य का वर्णन इन्होंने श्रृंगार के छंदों में किया है। संपूर्ण नाई का भेद का वर्णन इसमें विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। दूसरी बात है इसमें श्रृंगार, श्रेष्ठ श्रृंगार का वर्णन है और श्रृंगार दोनों ये संयोग भी है। संयोग श्रृंगार को देखा जाता है इसमें और वियोग श्रृंगार को भी देखा जाता है। ठीक है ना। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगारों का ही इसमें अद्भुत विवेचन किया गया है, बहुत ही महान विवेचन किया गया है। हाँ, इसी प्रकार अब इसमें देखिए नायक और नायिका की चेष्टाओं का भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव आदि का विस्तृत विवेचन इस रसिक प्रिया में किया गया है ना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के श्रृंगार को आदि रस के अवयवों के द्वारा समझाया गया है। ठीक है ना, श्रृंगार रस को। तो और इसमें जो 16वां प्रकाश है, 16 प्रकाश है, इसमें काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। काव्य दोषों का विवेचन किया गया है 16 प्रकाश में। 16 प्रकाश में काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रसिक प्रिया एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें श्रृंगार का और नाई का भेद का विवेचन किया गया है, काव्य दोषों का, रसों का विवेचन किया गया है। ठीक है, अब आती है छंदमाला। छंदमाला तीसरा इनका प्रमुख जो रीतिकालीन ग्रंथ है केशवदास जी का, वो है छंदमाला। छंदमाला 2 भागों में बटी हुई है। दो भागों में बटी हुई छंदमाला, ऐसे 2 भागों में, यानी 77 वर्णवृत्तों का, 77 वर्णवृत्तों में। दूसरा है इसमें 77 वर्णवृत्त 26 मात्राओं के लक्षण उदाहरण, 26 मात्राओं के लक्षण। कहने का मतलब 77 व्रत, वर्णव्रत,
77 प्रकार के छंद हैं वो वर्णों पर आधारित हैं इसमें, और 26 प्रकार के छंद हैं वो मात्राओं पर आधारित हैं। यानी 77 और 26 प्रकार के छंदों का यहाँ विस्तृत अध्ययन, विस्तृत उल्लेख किया गया है। यानी 77 वर्णित छंदों का यहाँ उल्लेख किया गया है और 26 मात्रिक छंदों का यहाँ लक्षण सहित उल्लेख किया गया है। तो कहने का मतलब है छंदमाला क्या है, एक छंद शास्त्र है, छंदों की पुस्तक है, ठीक है ना। इसमें छंदों पर बहुत ही यानी विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। किसने? केशवदास ने, ठीक है ना। ये छंद शास्त्र है तो इसके छंद के रूप में देखा जा सकता है। इसमें रस, अलंकार, छंद आदि को आधार मानकर विस्तृत अध्ययन किया है। काव्य के जो काव्य शास्त्र है उसका बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है भानुदत्त की। अब इसके जो उपजीव्य हैं, भानुदत्त की रसमंजरी है, रसमंजरी जो भानुदत्त की लिखी हुई है, भानुदत्त की रसमंजरी है, रस तरंगिणी है, दूसरा रस तरंगिणी, तो ये विभिन्न ग्रंथों का आधार बनाकर छंदमाला का प्रणयन किया था केशवदास ने, ठीक है ना। अब इसमें श्रृंगार तिलक, साहित्य दर्पण, उज्ज्वल नीलमणि, कामसूत्र, काव्यादर्श और भी अन्य उपजीव्य ग्रंथ हैं जिनको आधार बनाकर इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। इस ग्रंथ को लिखा था केशवदास जी ने। और आगे देखते हैं। अब देखिए केशवदास जी ने, उन्होंने विवाद एवं आदि नामक दो नए संचारी भावों का उल्लेख किया है। इसमें विवाद और आदि, ये संचारी भाव है। विवाद और आदि ये दो प्रकार के संचारी भाव का एक नए संचारी भाव की खोज की है और उन्होंने इनको दोनों को ही संचारी भाव की श्रेणी में रखा है। विवाद और आदि नए संचार भाव उन्होंने रखे हैं। उन्होंने हास्य के 4 नवीन भेद भी रखे हैं। 4 नए नवीन भेद कौन कौन से हैं? जैसे मंदहास, कलहास, ये मंदहास हैं, और कलहास, ठीक है। उसके बाद देखिए अतिहास और परिहास, अतिहास और परिहास। केशवदास ने छंदमाला में हास्य के 4 भेद, नवीन भेद सामने रखे हैं, जो जिनमें से एक है मंदहास, दूसरा है कलहास, तीसरा है अतिहास और चौथा है परिहास। ये 4 प्रकार के हास्य, नवीन हास्य उन्होंने रखे हैं, ठीक है। इसलिए केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकारों का विवेचन उन्होंने भामह और दंडी के ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने उनके रूप को विस्तृत अध्ययन कर और हिंदी में छंदमाला के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए केशवदास को हिंदी का प्रथम आचार्य कहा जाता है, अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवदास ने अनेक प्रकार के, केशवदास ने ये प्रमुख रूप से कविप्रिया, रसप्रिया, छंदमाला जैसे रीतिकालीन काव्य लिखकर इनमें काव्यांग निरूपण, नायिका भेद,
रस छंद अलंकारों से पूर्ण जो जानकारी है उसका विस्तृत अध्ययन करके इन ग्रंथों में उन्होंने प्रणयन किया है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन ग्रंथों से बड़ा यानी काव्य शास्त्र के जो ये विधाएं हैं इनको बहुत बल मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से कि केशवदास क्या थे? केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य थे और हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में कुछ ये इस तरह कहा है, उनके प्रभाव को उनके इस आचार्यत्व प्रभाव से प्रभावित होकर रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, सूक्ष्म विवेचन है ना, और पर्याय रूप से जिस विवेचन की शक्ति होती है उसका विकास नहीं हुआ। कविगण एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। अब केशवदास क्या है? हिंदी के प्रथम आचार्य कवि हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस तरह आचार्य उनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके काव्य में किसी दोहे पर सूक्ष्म विवेचन करके या किसी छंद पर सूक्ष्म विवेचन करके पर्यालोचन करके किसी अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर अगर विवेचन किए जाए तो आचार्यत्व की दृष्टि में आचार्य की श्रेणी में नहीं आ पाता है। इसके केशवदास को वो आचार्य नहीं मानते। शुक्ल जी जो हैं, शुक्ल जी के केशवदास को आचार्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसके 2-3 कारण बताए उन्होंने। वो कहते हैं कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती है उसका अभाव उनमें था। कहने का मतलब है कि केशवदास में जो आचार्य के लिए एक सूक्ष्म व्यक्ति, एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो होनी चाहिए है ना, और एक पर्यालोचन काव्यांग निरूपण करने के लिए जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो केशवदास में उनका अभाव था। इसलिए शुक्ल जी केशवदास को आचार्य की श्रेणी में नहीं रखते। दूसरी बात है कि इनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण अधूरे अधकचरे हैं। यह प्रमुख बात। केशवदास जी के बारे में कहते हैं कि इनके द्वारा दिए हुए जो काव्य लक्षण हैं वो आधे अधूरे हैं, संपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित नहीं है ना, बिखरे पड़े हैं। इसलिए इनको हम आचार्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। तीसरा आधार उन्होंने बताया कि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्कपूर्ण खंडन, मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या क्या उपजीव्य ग्रंथों को आधार बनाकर उनका ज्यों का त्यों विस्तृत अध्ययन कर उनको ज्यों का त्यों लिख दिया, बिखरे हुए रूप में लिख दिया। अपनी तरफ से उनमें कोई तार्किक खंडन की स्थिति में, न मंडन की स्थिति में, न तर्क न वितर्क के नवीन दृष्टिकोण के आधार पर कोई नवीन खोज या नवीन आविष्कार या नवीन कुछ सामग्री उसमें प्रदान करने की कोशिश नहीं की। इसलिए केशवदास को आचार्य की श्रेणी में नहीं मानते शुक्ल जी। और आगे वो कहते हैं केशवदास जी ने रूपक के जो 3 भेद बताए हैं, वो केशवदास जी जो रूपक के 3 भेद बताते हैं, एक तो अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। अद्भुत रूपक यानी अद्भुत रूपक, एक है विरुद्ध रूपक, एक है रूपक रूपक। ये जो 3 भेद बताए हैं किसने? केशवदास जी ने, रूपक के। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, वो इसके बारे में कहते हैं कि जो 3 भेद किए हैं इनके लक्षण और उदाहरण ठीक नहीं है। इनके लक्षण और उदाहरण वो सही नहीं है, सही नहीं
हैं। इसलिए इनको आचार्य की श्रेणी में, ऐसा लगता है कि केशवदास अपने ज्ञान का बखान करते हुए दिखाई देते हैं, यानी इनमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, काव्यांग निरूपण यानी काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान का अभाव दिखता है। इसलिए ये अपनी अधूरी चीज़ों को यहाँ व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके लक्षण और उदाहरण ठीक नहीं होने से वो इसको आचार्य की श्रेणी में नहीं मानते। और देखिए आगे वो कहते हैं कि यही नहीं, केशव द्वारा किए गए अलंकार एवं रस विवेचन अनेक दोष हैं, कितने लक्षण और उदाहरणों में पारस्परिक सामंजस्य नहीं है। यानी अलंकारों का जो विवेचन किया है उदाहरण सहित, रसों का जो विवेचन किया है केशवदास ने, वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं ठहरते। उनकी लाक्षणिकता, रस और अलंकारों का जो सामंजस्य और उदाहरणों का जो सामंजस्य है वो बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए केशवदास को शुक्ल जी पूर्ण आचार्य नहीं मानते। और वो अंत में और कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार से अनेक वाद सिद्धांत प्रचलित हुए, वैसा कोई सिद्धांतवाद हिंदी की रीति ग्रंथकार प्रवर्तित नहीं कर सके हैं। संस्कृत के आचार्यों ने जैसे संस्कृत के आचार्यों ने जो संस्कृत साहित्य में जो वाद और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, नवीन नवीन सिद्धांतों को खोजकर बनाकर उनको प्रतिपादित किया, इस प्रकार के हिंदी के आचार्यों ने कोई नए सिद्धांत और नए वाद का प्रवर्तन नहीं किया। इसलिए शुक्ल जी केशवदास को आचार्य की श्रेणी में नहीं मानते, आचार्य नहीं मानते हैं, आचार्य नहीं मानते। ठीक है ना। गद का अभाव होने से भी सिद्ध बाधा है और ना इसमें गद का पूर्ण विवेचन है, इसलिए इसमें इनके इस प्रकार के काव्यांग निरूपण के जो विवेचन उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि माना कि हिंदी के आचार्यों में सर्वप्रथम जो आचार्य केशवदास हैं, है ना, उनके रस छंद अलंकारों के ऊपर उन्होंने जो व्यापक प्रकाश डाला है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो विस्तृत, वो बिखरा हुआ है, आधे अधूरे हैं, सामंजस्य ठीक से नहीं बैठा पा रहे हैं। इन कमियों के कारण रामचंद्र शुक्ल उन्हें आचार्य की श्रेणी में नहीं मानते। ठीक है ना। तो केशवदास के बारे आज हमने क्या पढ़ा, केशवदास के बारे में जो पढ़े, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ा और हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या दिया इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार रीतिकालीन जो काव्य हैं, एक कवि है, एक के बारे में हम पढ़ेंगे, कल बिहारी के बारे में देखेंगे। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। के